तो दोस्तों मेरा नाम है अनिल कुशवाहा और आप देख रहे हैं अनिल स्टडी सेंटर। दोस्तों सबसे पहले आपसे एक ही शब्द कहना चाहूँगा जो है सॉरी, क्योंकि दोस्तों आपको 2 से 3 दिनों से वीडियो मैं नहीं दे पा रहा था, तो उसके लिए आपको सॉरी बोलना चाहूँगा। अब देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो जो मैंने जितने भी अपलोड किए हुए हैं उनको आपने देखकर अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ा हुआ था तो आप अब बिल्कुल बराबर आ गए होंगे। अब 34वां नंबर जो चैप्टर है आपका समतल आकृतियों के क्षेत्रफल तथा परिमाप, इसको हम लोग शुरू करेंगे। और पहले इसके जो जितने भी दोस्तों यहाँ पर इसमें जितने भी प्लेन होते हैं सबको बेसिक से पढ़ेंगे, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। यदि आप बेसिक जान जाएंगे दोस्तों, आपको अपर लेवल के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक सिर्फ छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके, और दोस्तों आपके पास बेल आइकन आएगा उसको आप दबा दीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो आएगा तो उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। क्योंकि आप लोग बोलते रहते हैं कि सर नोटिफिकेशन नहीं आ रही, पता कैसे चलेगा आपका वीडियो कितने टाइम आता है। तो कुछ नहीं करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना है, आपके पास नोटिफिकेशन आने लगेगी। चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है आपका 34 जो आपका मैथ है, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का, समतल आकृतियों के क्षेत्रफल तथा परिमाप, एरिया एंड पैरामीटर ऑफ प्लेन फिगर्स। चलिए दोस्तों इसको शुरू करते हैं। तो देखिए आपका जो भी दोस्तों आपका प्लेन होता है, आपको पहले ये क्लियर कर दूं, प्लेन जो भी होंगे आपके 2D पार्ट होंगे, 2D फिगर्स होते हैं आपके जितने भी प्लेन होते हैं। आपसे बोलें कि क्या आपका यहाँ पर क्यूब घन आपका एक प्लेन है, तो आप तुरंत आंसर देंगे गलत, क्योंकि घन आपका दोस्तों क्या होता है 3D होता है। मैंने आपको घन वाले चैप्टर में बताया भी हुआ था, तो ये आपका 3D होता है। लेकिन दोस्तों यदि आपसे बोल रहे हैं वृत्त आपका क्या है, तो ये आपका 2D हो गया, क्योंकि इसमें दोस्तों आप सिर्फ इसको सामने से देख सकते हैं, आप इसका कोई साइड व्यू या इसका आप यहाँ से साइड व्यू इसका नहीं बना सकते, सिर्फ आप इसको फ्रंट से देख सकते हैं। तो ये आपका प्लेन हो गया 2D। उसके बाद दोस्तों यदि आपसे बोले आपके पास कोई गोला समझ लीजिए कि आपके पास कोई बॉल है, दोस्तों बॉल को आप साइड से भी देख सकते हैं, ऊपर से भी देख सकते हैं, नीचे से भी देख सकते हैं, मतलब कि उसको दोस्तों आप अपने हाथों में स्पर्श कर पा रहे हैं, तो वो आपका क्या हो जाता है दोस्तों 3D हो जाता है। तो ये आपको डिफरेंस है, यहाँ पर इसको समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। तो जैसे आपसे बोले कि वर्ग एक आयत, ये क्या है, तो ये आपके दोनों 2D हैं। अब यही आपसे बोलने कि आपका एक है दोस्तों घन, एक आपका यहाँ पर घन है, दूसरा यहाँ पर आपका घनाभ है। तो ये कैसी आकृतियाँ हैं, तो आप तुरंत बोल देंगे 3D आकृतियाँ, क्योंकि इसको दोस्तों हम लोग स्पर्श भी कर पा रहे हैं और उसके बाद इसमें 3 डायमेंशन होती हैं। चलिए दोस्तों, तो ये आपको बेसिक जानकारी यहाँ पर पता चल गई होगी। चलिए यहाँ पर देखिए कुछ लिखा हुआ है, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, बहुभुज इत्यादि समतल आकृतियाँ होती हैं, प्लेन होते हैं, 2D होते हैं। उसके बाद ये आकृतियाँ 2 डायमेंशनल 2D होती हैं, जैसा मैंने आपको पहले बता दिया। इनके तल को क्षेत्रफल कहा जाता है। क्षेत्रफल की इकाई आपको पता है किसमें होती है, जैसे कि यदि मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, उसी को हम लोग वर्ग मीटर भी बोल देते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर फिर वर्ग से भी बोलें, तो ये सब आपको पता है। उसके बाद किसी आकृति की सभी भुजाओं की लंबाई का योग उस आकृति का परिमाप या परिमिति कहलाती है। आपसे बोले कि आप हमको वर्ग का परिमाप बताइए क्या होगा, तो आप क्या बोलते हैं, ये भी भुजा आपकी ए है, ये भी भुजा ए है, ये भी भुजा आपकी ए, ये भी भुजा आपकी ए है, तो आप डायरेक्ट लिख देते हैं 4a, सभी भुजाओं को जोड़कर आप 4a लिख देते हैं, तो ये हो जाता है आपका परिमाप। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि आपका क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है। तो दोस्तों अब हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पर अगले स्टेप में, जो है आपका ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन से यहाँ पर दी हुई है, त्रिभुज की दी है, उसके बाद यहाँ पर आपका आयत होगा, वर्ग होगा, चतुर्भुज होगा। चलिए उनको देखेंगे हम लोग एक एक करके। तो आप वीडियो पे बने रहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दें। लाइक करना दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि लाइक से ही दोस्तों नए वीडियो जल्दी वीडियो लाने का मोटिवेशन आता है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको त्रिभुज में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको पता होना चाहिए। त्रिभुज में आपकी 3 भुजाएं होती हैं, ये सभी को पता है, 3 भुजाओं से। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द आ रहा घिरा समतल, तो आपका जो भी त्रिभुज होगा वह घिरा होगा, बीच में खुला नहीं होगा। जैसे हम आपसे बोले ये आपका क्या, ये आपका त्रिभुज है, तो आप बोलेंगे नहीं। यदि हम इसको यहाँ से इसको मिला दें, इसको इधर से मिला दें, तो ये आपका क्या बन जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है 3 भुजाओं से घिरा हुआ समतल जो होगा वह त्रिभुज कहलाएगा। आपसे सिर्फ इतना नहीं बोला जाएगा 3 भुजाएं हो गई त्रिभुज हो गया, 3 भुजाओं से घिरा हुआ समतल ही आपका त्रिभुज कहलाता है। आगे यहाँ पर त्रिभुज के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं जब भी हमको डिनोट करना होता है, जैसे कि हम लोग लिखते हैं कि त्रिभुज ABC में, तो ये त्रिभुज जिसको हम लोग पढ़ते हैं, ये आपको पता ही होगा।
उसके बाद यहाँ पर किसी भी त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 शीर्ष, 3 कोण होते हैं। अब देखिए ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अभी जितने भी दोस्तों यहाँ पर सॉल्व कराएंगे क्वेश्चन वगैरह सब में इंपॉर्टेंट होगा। देखिए पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, पहला कोण, दूसरा कोण, इसी को एंगल बोलते हैं, पहला एंगल, दूसरा एंगल, और ये आपका तीसरा एंगल हो गया। शीर्ष, ये आपका पहला शीर्ष, ये आपका दूसरा शीर्ष, ये आपका तीसरा शीर्ष। तो आपके यहाँ पर त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 शीर्ष होते हैं, 3 कोण होते हैं। उसके बाद त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपको पता ही है कितना होता है, 180। सपोज दैट दोस्तों ये आपका कोई त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। आपसे बोलें कि इनके अंतः कोणों का योग कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। तो ये आपको सभी को पता होगा। अंतः कोण होते हैं दोस्तों, ये बात आपको याद रखना है, अंतः कोण अंदर वाले कोण होते हैं, इनका योग 180 होता है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर, अब यहाँ पर वही आपको यहाँ पर बताया गया है कि ये आपकी भुजाएं हैं, ये आपके शीर्ष हैं, ये आपके कोण हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब जो AD यहाँ पर दी हुई है इसको आप त्रिभुज की ऊंचाई बोलेंगे। ये दोस्तों क्या होती है, अब देखिए कई कंडीशन में ये आपकी माध्यिका के रूप में भी ली जाती है, ऐसे खींची ऐसे खींची ऐसी, यदि इसमें लंबवत नहीं है, ऊंचाई नहीं दी होती है, माध्यिका के रूप में भी ले जा सकती है। और यहाँ पर इसको किस में लेंगे, ऊंचाई के रूप में, क्योंकि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा उसमें ऊंचाई आएगी ना कि माध्यिका आएगी। अभी आपको आगे जब त्रिभुज के बेसिक बताएंगे उसमें आपको बताया जाएगा, तो ये आपको अभी इसमें आपको ज़्यादा बेसिक में नहीं जाना। अब यहाँ पर देखिए त्रिभुज के जो प्रकार होते हैं वह कितने होते हैं। तो देखिए एक होता है दोस्तों यहाँ पर आपका भुजाओं के आधार पर, एक होता है आपका एंगल्स के आधार पर, कोणों के आधार पर। तो दोनों को हम लोग पढ़ेंगे विस्तार से और जानेंगे दोस्तों उनमें क्या स्पेसिफिकेशन होते हैं, और उनको जान के दोस्तों आप जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करेंगे। देखिए तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए समबाहु त्रिभुज, ये आपका भुजाओं के आधार पर होता है, मतलब कि इसमें सिर्फ आपकी भुजाएं मैटर करेंगी, कोण आपके मैटर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखिए समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होते हैं उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है संलग्न, और उसके बाद आगे यही इसके बारे में बताया गया। चलिए इसको हम बताते हैं। देखिए ये आपका कोई त्रिभुज है, तो यदि आपका समबाहु त्रिभुज होगा तो जो ये भुजा होगी इसको नाम दे देते हैं AB, और ये आपकी BC और ये AC। तो ये भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर होगी, मतलब कि जो आपकी AB होगी वह BC के बराबर होगी, जो आपकी BC होगी AC के बराबर होगी। टोटल कह सकते हैं कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। और जब दोस्तों तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो इनके तीनों कोण भी बराबर होंगे, कोण A, कोण B, कोण C, आपकी तीनों कोण भी बराबर होंगे। तो वही यहाँ पर बोला गया है त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। उसके बाद देखिए इसका मान 60 डिग्री कैसे होता है, ये देखिए। तो ये आपको कोई समबाहु त्रिभुज है, यदि इसका मान दोस्तों एक का भी मान 60 हो जाएगा तो इसका भी 60 हो जाएगा, इसका भी 60 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब आप ये बताइए कि A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 होता है। अब आपसे बोलिए कि यहाँ पर तीनों कोण आपस में बराबर हैं, तो मान लेते हैं इसका भी मान A है, इसका भी मान A है, इसका भी मान A है, तो टोटल कितने के बराबर जाएगा, 180 के। तो यहाँ कितना जाएगा, 3A बराबर 180। तो यहाँ से A का मान निकालेंगे तो 3 से ये कटेगा 60 आएगा। तो जब दोस्तों A का मान 60 आया तो B का भी मान कितना आएगा, 60 आएगा। उसके बाद दोस्तों C का भी मान कितना आएगा, 60 ही आएगा। तो यही दोस्तों यहाँ पर बोला गया है कि तीनों कोण जो होते हैं आपके 60 डिग्री ही होते हैं। आगे देखिए यहाँ पर देखिए ये भुजा यदि आपकी A होगी तो ये भी आपकी A होगी, ये भी आपकी A होगी। उसके बाद देखिए जब ये आपका 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी आपका 60 डिग्री, ये आपको बेसिक जानकारी पता होनी जरूरी थी। तो ये आपको पता हो गया कि समबाहु त्रिभुज में क्या क्या होता है। अब देखिए कोण कैसे बराबर होते हैं। यदि आपसे बोले ये आपका त्रिभुज है, यदि आपकी ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है। आपने एक प्रमेय भी पढ़ी होगी छोटी कक्षाओं में कि त्रिभुज के सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। त्रिभुज है उसमें सम्मुख भुजाएं तो सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। अभी आपको समद्विबाहु त्रिभुज आएगा उसमें एक कंडीशन लगेगी। तो ये हो गया समबाहु त्रिभुज के बारे में क्या कि तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण आपका 60 डिग्री होता है, ये आपको जानना जरूरी था। चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। समद्विबाहु त्रिभुज देखिए यहाँ पर लिखा गया है जिस त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर उसे समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। कोई भी दोस्तों भुजा बराबर हो सकती है। हम आपसे बोल दें कि ये A हो गया, ये B हो गया, ये C, तो AB AC के बराबर है, आपसे AB बोला जा सकता है, या फिर AB AC के बराबर, या फिर BC AC के बराबर है। कोई भी दो भुजाएं आपकी यहाँ पर बराबर होंगी। तो चलिए मैंने यहाँ पर ये वाला एक
ट्रायंगल दोस्तों यहाँ पर बना लिया है ए बी सी, और मान लेते हैं कि जो आपकी ए बी है वह बी सी के बराबर है। अब देखिए यहाँ पर एक कंडीशन निकल के आती है कि यदि आपकी सम्मुख भुजाएं त्रिभुज में बराबर है तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो यदि ए बी ए सी के बराबर, ए बी बी सी के बराबर होगी तो कोण ए आपका कोण सी के बराबर होगा, जो इसका सम्मुख कोण होगा। तो यही दोस्तों यहाँ पर बोला गया है। तो जो ये वाला बी कोण है ये इसके सी के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया त्रिभुज ए बी सी, ए बी और ए सी भुजाएं जो हैं उनकी लंबाइयाँ बराबर हैं, इनकी और इनकी। तो यहाँ पर ए बी ए सी बराबर हो जाएंगी तो इनके जो कोण है ये भी आपके यहाँ पर बराबर हो जाएंगे। सिर्फ इतना आपको याद रखना है, जो भुजाएं बराबर होंगी उनके सम्मुख वाले कोण भी बराबर होंगे। चलिए, तो ये हो गया दोस्तों आपका समद्विबाहु त्रिभुज। अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर अपने विषमबाहु त्रिभुज की ओर, जिसमें कोई भी भुजा यहाँ पर आपकी बराबर नहीं होती। मान लीजिए ये आपका एक भुजा ये है, एक भुजा को इतना लंबा कर दिया, एक को इतना कर दिया, ये भी आपका एक त्रिभुज ही होगा। इसको मान लेते हैं हम लोग ए बी सी। तो इसमें आपकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होगी, और त्रिभुज की ऊंचाई निकालने कहेंगे तो आप यहाँ से एक लंबवत यहाँ पर आप खींच देंगे तो ये आपकी ऊंचाई हो जाएगी ना दोस्तों। ये आपकी इसके बराबर होगी, ये भी आपकी इसके बराबर नहीं होगी, ये भी आपकी इसके बराबर नहीं होगी। तो यहाँ पर इसको कट कर देते हैं, तो आपकी कोई भी यहाँ पर आपकी बराबर नहीं होगी। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। वही यहाँ पर लिखा गया है ए बी डज नॉट इक्वल टू बी सी डज नॉट इक्वल टू सी ए। इसका अर्थ है कोई भी भुजा आपस में बराबर दोस्तों नहीं है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। चलिए दोस्तों, ये तो हो गई आपकी जो आपकी भुजाओं के आधार पर होते हैं। भुजाएं मतलब कि जो आपकी साइड्स होती हैं, साइड्स के आधार पर जो आपके त्रिभुज होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है समबाहु, एक होता है विषमबाहु, एक होता है समद्विबाहु, एक होता है विषमबाहु। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। यदि आपको समझ में आया है तो जल्दी से कमेंट करें यस, और उसके बाद नीचे वीडियो को लाइक कर दें यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो। चलिए, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कोणों के आधार पर जो आपके त्रिभुज होते हैं उनके कितने प्रकार होते हैं। तो उनके भी दोस्तों यहाँ पर तीन भेद बताए गए हैं। कौन कौन से होते हैं उनको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये आपका क्या होता है, इसमें दोस्तों आपका एक कोण जो होगा वह 90 डिग्री होगा, और बाकी कोण की वैल्यू आपको निकालनी होगी या फिर आपके क्वेश्चन में दी होगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है कि जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। एक आपका समकोण होता है, ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपका एक कोण 90 डिग्री होना तय है और बाकी कोणों का पता नहीं है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए लिखा गया है, ये आपका एक चित्र दिया गया है, इसमें देखिए ये आपका है। तो यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर इसे कर्ण कहते हैं। आपको पता ही होगा दोस्तों, जो भी यहाँ पर आपका देखिए ये आपका बना हुआ है, तो ये आपकी 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली जो भुजा होती है ये आपकी क्या होती है, कर्ण होती है। तो मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो आप ए सी को क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। उसके बाद जिस आधार पे दोस्तों भुजा खड़ी होती है उसको लंब बोलते हैं, इसको आधार बोल देते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मान लीजिए ये और ये भुजा आपकी बराबर हो गई तो आपका ये क्या कहलाएगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। मतलब कि यहाँ पर आपकी दो भुजाएं भी बराबर हैं और आपका एक कोण भी 90 है, तो क्या हो जाएगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। और इसमें तीनों भुजाएं बराबर नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कर्ण आपका क्या होता है, सबसे लंबी भुजा होती है। इसलिए दोस्तों तीनों भुजाएं तो बराबर होंगी नहीं, तो दो ही भुजाएं बराबर होंगी, इसलिए इसको समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो ये दोस्तों आपको पॉइंट इसमें याद करने की जरूरत थी। तो ये हो गया समकोण त्रिभुज। अब दोस्तों जो सेकंड टाइप है वो है आपका न्यून कोण त्रिभुज। पहले न्यून कोण, जैसा दोस्तों यहाँ पर न्यून कोण शब्द आया तो आपको पता होना चाहिए कि न्यून कोण होता क्या है। आपको पता होगा 0 से ज़्यादा हो और 90 से आपका कम हो, तो इसी के बीच में जितनी भी वैल्यू होगी आपकी वह क्या कहलाती है, न्यून कोण कहलाती है। अब देखिए यदि किसी भी त्रिभुज में आपकी इनके बीच में वैल्यू है किसी भी त्रिभुज के किसी भी कोण की, तो वह आपका न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। उसमें जितने भी आपके कोण होंगे सभी कोणों की जो वैल्यू होगी वह 0 से 90 के बीच में ही होगी। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर इसकी करीबन ये 60 डिग्री होगी, इसकी मान लेते हैं एक करीबन आपकी 40 डिग्री होगी, और इसकी मान लेते हैं करीबन 80 डिग्री होगी। तो इस तरह दोस्तों इसको करना होता है। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है, जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो अर्थात 90 से कम हो न्यून कोण त्रिभुज कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखिए लिखा है 90 से अधिक कोई भी नहीं है, आपको पता भी है। अब देखिए यदि आपका न्यून कोण है तो ये आपका समद्विबाहु भी हो सकता है और समबाहु भी हो सकता है। जैसा कि दोस्तों जो फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पर दिया गया था, प्रत्येक कोण आपका 60 डिग्री था, ये आपका सेकेंड एग्जांपल था ये। तो देखिए सभी 60 डिग्री थे, तो सभी जितने भी मान हैं आपके 90 से कम थे, तो ये आपका यहाँ पर कौन सा हो गया, न्यून कोण हो गया।
ये आपका न्यून कोण हो गया। इसमें देखिए ये भी आपका न्यून कोण हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो यदि आपके ऐसे बना हुआ है, मान लीजिए ये आपकी दो भुजाएं दी हुई हैं, ये बराबर हैं, तीसरी भुजा ऐसी दी हुई है, तो ये आपका न्यून कोण नहीं कहलाएगा। तो इसमें ये वाला लेकिन जो फिगर दिया हुआ है इसमें सभी कोण न्यून कोण ही हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब दोस्तों तीसरा टाइप जो यहाँ पर दिया गया है वह है अधिक कोण का। तो अधिक कोण को भी देखते हैं। यहाँ पर क्या होता है अधिक कोण, यहाँ पर लिखा हुआ है जिस त्रिभुज का एक कोण अर्थात 90 डिग्री से अधिक हो उसको हम लोग यहाँ पर अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। पहले यहाँ पर अधिक कोण जैसे ही यहाँ पर शब्द आया अधिक कोण, तो उसका मतलब क्या होता है थोड़ा सा दोस्तों क्लियर यहाँ पर लिख देता हूँ। अधिक कोण, जो यहाँ पर अधिक कोण शब्द आया है सीधा सीधा पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। अधिक कोण का मतलब 90 से ज़्यादा हो और 180 से आपका कम हो, मतलब कि इसके बीच में जो भी आपके कोण आएंगे अधिक कोण कहलाते हैं। तो इसके बीच में आपके दोस्तों एक यदि आपको कोई भी कोण ऐसा त्रिभुज के अंदर कोई भी कोण ऐसा है जो इतने के बीच में है तो आपका अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। तो वही यहाँ पर बोला गया है। तो यहाँ पर देखिए 90 से अधिक है ये वाला कोण, तो इसलिए ये आपका अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। तो ये इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, मुझे पूरी तरह उम्मीद है कि जितना भी ट्रायंगल के बारे में दोस्तों आपके यहाँ पर क्वेश्चन होते हैं सभी आपको यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। और रही बात दोस्तों इसके फार्मूले की, तो अभी जब आपको सभी फार्मूले एक साथ बताऊँगा और मैं आपको बताऊँगा कैसे वो आते हैं, तो आप उसका इंतज़ार करना है। तो चलिए अब दोस्तों चलते हम लोग यहाँ पर चतुर्भुज की ओर। चतुर्भुज होता क्या है, तो सबको पता है कि जिस तरह त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी आकृति होती है उसी तरह यहाँ पर 4 भुजाओं से घिरे समतल को यहाँ पर क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। इसका प्रतीक आपको पता है, यदि कहीं पर भी लिखना होता है चतुर्भुज ABC तो ABC लिख देते हैं ABCD और आगे चतुर्भुज का चिन्ह बना देते हैं, तो चतुर्भुज ABCD हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है 4 भुजाएं 4 कोण। आपको पता है जब 4 भुजाएं होंगी तो 4 कोण होने ही होने हैं। फिर यहाँ पर चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। देखिए कोण जो आपका त्रिभुज था उसमें कितना होता था, 180। अब इसमें एक कोण और बच जाएगा, D हो जाएगा, तो ये हो जाता है आपका 360 डिग्री। तो ये आपका चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए आगे यहाँ पर, अब ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। देखिए क्या पॉइंट है यहाँ पर, थोड़ा और इसको जूम आउट कर देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं AB BC CD AD हैं। इसके कोण ABCD आपको पता है। अब देखिए यहाँ पर जिसका कोई उभयनिष्ठ बिंदु ना हो वो सम्मुख भुजाएं कहलाती हैं। सम्मुख भुजाएं आपकी कौन होती हैं, हम वहाँ से बोलें कि ये आपका एक चतुर्भुज बना हुआ है ABCD, इसमें आप सम्मुख भुजाएं किसको बोलेंगे। तो पहले आपके मन में आएगा सम्मुख भुजाएं होती क्या हैं, जब तक आपको ये नहीं पता होगा तब तक आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो सम्मुख भुजाएं दोस्तों वो भुजाएं होती हैं जिनमें कोई भी उनका उभयनिष्ठ पार्ट आपस में मिले ना। वही यहाँ पर लिखा गया है कि चतुर्भुज की वे दो भुजाएं जिसका कोई उभयनिष्ठ बिंदु ना हो। मतलब कि दोस्तों उभयनिष्ठ बिंदु मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए ये और ये भुजा लेंगे तो इसका उभयनिष्ठ बिंदु कहाँ पर आ रहा है, ये वाला। मतलब कि ये भुजा यहाँ से भी जा रही है और ये वाली भुजा भी यहाँ से जा रही है, तो ये आपका उभयनिष्ठ बिंदु हो गया। लेकिन ये भुजा यहाँ तक है, ये भुजा यहाँ तक है, कहीं आपस में दोस्तों इनका कोई बिंदु टच हो रहा नहीं हो रहा ना, तो ये क्या हो जाती है आपकी सम्मुख भुजाएं। तो ये वाली आपकी भुजाएं सम्मुख भुजाएं होंगी, ये इसके सम्मुख हो जाएगी और ये इसके सम्मुख हो जाएगी, तो ये होती हैं सम्मुख भुजाएं। आगे यहाँ पर होगा दोस्तों संलग्न भुजाएं शायद होगा, चलिए अभी आपको देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, तो वही यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि चतुर्भुज की वे दो भुजाएं जो उभयनिष्ठ अंत बिंदु हो तो क्रमागत भुजाएं कहलाती हैं। वही आपकी जो संलग्न भुजाएं बोला था वही आपकी क्रमागत भुजाएं होती हैं। देखिए अब ये भुजा और ये भुजा इनका एक बिंदु उभयनिष्ठ यहाँ पर है, तो ये आपकी क्या हो गई, क्रमागत भुजाएं। तो ADCD के साथ यहाँ पर DC के साथ क्रमागत भुजा में है। उसके बाद जो आपकी DC है BC के साथ क्रमागत भुजा में है, जो आपकी BC है AB के साथ क्रमागत भुजा में है, जो आपकी AB है वह AD के साथ क्रमागत भुजा में है। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि AB BC के साथ, BC CD के साथ और CD यहाँ पर DA के साथ और DA AB की एक क्रमागत भुजाएं हैं। क्रमागत भुजाएं कौन सी होती हैं, जहाँ से उनका एक उभयनिष्ठ बिंदु मिल जाता है। ये आपकी उभयनिष्ठ बिंदु हो गया, तो AD DC के साथ और DC आपकी BC के साथ और जो आपकी BC है ये आपकी AB के साथ, जो आपकी AB है AD के साथ, इस तरह निकालना होता है दोस्तों। अब ओके, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो ये दिया गया है ये क्या होते हैं, आपके विकर्ण होते हैं। त्रिभुज के दो दोस्तों सम्मुख यहाँ पर बिंदुओं को जो मिलाने वाली भुजा होती है वह क्या होती है, विकर्ण होती है। भी आपको आगे क्लियर किया जाएगा, आपको उसकी टेंशन नहीं लेना। फिर देखिए भुजाओं के बाद आते हैं कोण में दोस्तों। कोण में क्या लिखा गया है, त्रिभुज के वे दो कोण
वे कोण जिनको अंतरित करने वाली भुजा में से कोई भुजा सार्वनिष्ठ न हो सम्मुख कोण कहलाते हैं। देखिए सम्मुख कोण कैसे आपको पता चलेगा, हम आपसे बोलें कि इसमें आपका कौन सा सम्मुख कोण है। तो सम्मुख कोण दोस्तों वे होते हैं जैसे कि ये भुजा यहाँ पर कोण बना रही है, ये भुजा यहाँ पर, तो दोनों दोस्तों भुजाएं अलग अलग हैं, इनमें कहीं पर भी दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये भुजा दोस्तों इसके साथ हो, तो ये आपके सम्मुख कोण हो जाते हैं। तो यही वही यहाँ पर लिखा गया है कि चतुर्भुज के वे दो कोण जिनको अंतरित करने वाली भुजाओं में से भुजा सार्वनिष्ठ न हो। सार्वनिष्ठ मतलब कॉमन ना हो, मतलब कि आपका कोई भी भुजा ऐसा कोण, जैसे कि मान लीजिए ये ऐसा कोण बन गया और दोस्तों मान लीजिए एक इसी में और निकल गया, तो आपसे बोले सम्मुख कोण कौन है, तो यहाँ पर कोई भी सम्मुख कोण नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ये इसके साथ भी आ रही, ये इसके साथ भी आ रही, तो ये क्या हो गई आपकी कॉमन भुजा हो गई। लेकिन यहाँ पर दोस्तों इस फिगर में क्या हुआ, ये भुजा इसके साथ आ रही है, लेकिन अब इन दोनों भुजाओं में कोई भी भुजा ऐसी नहीं आ रही जो दोबारा कोण बनाए, तो ये इसका हो गया, तो ये और ये आपके क्या हो जाते हैं, सम्मुख कोण हो जाते हैं। फिर यहाँ पर आपको क्रमागत कोण दिया होगा, क्रमागत कोण क्या होते हैं, तो चतुर्भुज के वे दो कोण जिनको अंतरित करने वाली भुजा एक सार्वनिष्ठ हो क्रमागत कोण कहलाते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर AD और CD की बात करें तो इनके बीच में दोस्तों जो कोण होगा ये आपका क्रमागत कोण कहलाता है। वही दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा भी गया होगा कि जो AB है वो आपस में क्रमागत हैं, BC क्रमागत हैं, CD क्रमागत हैं, DA क्रमागत हैं। AB जैसे कि दोस्तों यहाँ पर जो A है B है इसके साथ आपस में भुजाएं मिली हुई हैं, तो ये आपके क्रमागत, उसके बाद BC CD DA, तो इस तरह ये क्रमागत हो गया, मतलब कि लाइन से जो चल रहे हैं, तो क्रम से आ रहे हैं, क्रम आगत यहाँ से भी आपको समझ लेना है। तो ये दोस्तों चतुर्भुज के कुछ मेन पॉइंट थे वो आपको याद रखने हैं। अब आगे दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कि चतुर्भुज समानता कितने प्रकार के होते हैं। चतुर्भुज यहाँ पर आपको जो मेनली होते हैं आपके 4-5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समांतर चतुर्भुज जो आपका पैरेललोग्राम होता है, दूसरा होता है रेक्टेंगल, आपको सभी को पता है, तीसरा होता है विषम कोण समचतुर्भुज, या फिर इसको बोल सकते हैं आपका केवल समचतुर्भुज, रोम्बस जो होता है आपका, तो ये होता है। एंड दोस्तों चौथा होता है यहाँ पर वर्ग स्क्वायर, सभी को इसके बारे में पता है। पांचवा होता है समलम चतुर्भुज जो आपका ट्रिपेजियम होता है। तो इनको आपको विस्तार से बताऊंगा, चलिए दोस्तों देखते हैं इनको कैसे यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सबसे पहले आता है आपका जो समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम होता है वह होता क्या है। सबसे मेन पॉइंट यही आता है कि ये होते क्या जो आपके होते हैं, तो ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पर लिखा हुआ है 4 भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसमें सम्मुख भुजाएं अर्थात आमने सामने भुजाएं बराबर हों। बराबर के बाद दोस्तों यहाँ पर एक शब्द और लिखा हुआ है समांतर हों, तभी आपका दोस्तों ये क्या कहलाएगा, समांतर चतुर्भुज। देखिए यहाँ पर मैंने 2 लाइन खींची, इसका मतलब समांतर हो जाता है, तभी ये आपका दोस्तों यहाँ पर समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो इसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। देखिए दोस्तों कैसे, हम आपसे बोले कि एक लाइन हमने ये खींच ली और एक लाइन ये खींच ली, तो ये अभी क्या समांतर आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी ये, और दूसरी लाइन ये खींच दी और दूसरी तीसरी चौथी ये खींच दी, तो ये आपस में दोस्तों क्या हो गई, सभी लाइनें समांतर में हैं। और यहाँ पर देखिए जो ये वाली भुजा होगी इसके बराबर होगी, जो AB होगी यहाँ पर ये CD के बराबर होगी और समांतर भी होगी, और जो ये आपका A कोण है ये C के बराबर होगा, क्योंकि जितने अंश पर ये झुकी होगी उतने ही अंश पर ये झुकी होगी, क्योंकि दोस्तों तभी आपका समांतर हो पाएगा, और जो आपका B होगा वह C के बराबर होगा। फिर देखिए यहाँ पर कुछ और अंदर यहाँ पर दिया गया है कि ये आपका क्या होता है, फिर ये आपका क्या है, फिर ये आपके क्या है। तो देखिए आपको ये हम बना दें। अब आपसे बोले कि आप इस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात करें, तो क्या करेंगे कि इस बिंदु से एक लंबवत रेखा आप खींच देंगे, तो लंबवत रेखा यहाँ पर आएगी, तो यही आपकी ऊंचाई हो जाती है। तो वो दोस्तों यहाँ पर जो H दिया हुआ है ये आपकी ऊंचाई हो गई। आगे यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि AE आपकी ऊंचाई है। फिर दोस्तों उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है कि जो आपका B से D तक है ये आपका क्या होता है, ये आपका विकर्ण होता है, डायगोनल होता है, इसको विकर्ण बोलते हैं। फिर देखिए जो आपका यहाँ पर आगे दिया हुआ है आयत, आयत क्या होता है, आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो आपका समांतर चतुर्भुज होता है वह क्या होता है। आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि समांतर चतुर्भुज होता क्या है और दोस्तों इसमें कौन कौन से स्पेसिफिकेशन होते हैं, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग दोस्तों आगे बढ़ेंगे। जो यहाँ पर आयत दिया हुआ, आयत में देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रेक्टेंगल इसको इंग्लिश में बोलते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया है बिल्कुल ये समांतर चतुर्भुज ही होता है आपका, लेकिन देखिए वह समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण यहाँ पर 90 डिग्री होता है। आयत आपका वही कहलाएगा। देखिए
आपके सभी आयत जो होते हैं वह समांतर चतुर्भुज कहलाएंगे, लेकिन सभी समांतर चतुर्भुज आपके आयत नहीं कहलाएंगे। वही समांतर चतुर्भुज आपके आयत कहलाएंगे जिनका कोण 90 डिग्री होगा। तो वही दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कि वह समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है आयत कहलाता है। दूसरे शब्दों में, चार भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसमें सम्मुख अर्थात आमने सामने की भुजाएं समांतर ही हों, बराबर भी हों, लेकिन उसके साथ जो आपका प्रत्येक कोण हो वह समकोण हो। समांतर बराबर तो होनी ही चाहिए, लेकिन उसके साथ दोस्तों मेन पॉइंट ये है कि आपका प्रत्येक कोण 90 भी होना चाहिए, तभी आपका आयत कहलाएगा। अब देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो कोण ए होगा, कोण बी होगा, कोण सी होगा, कोण डी होगा, बराबर होगा, क्योंकि सभी कोण यहाँ पर आपके 90 डिग्री हैं। फिर देखिए ए और ए सी और बी डी क्या हैं, ये आपके क्या होते हैं दोस्तों, विकर्ण होते हैं, ये आपके विकर्ण होते हैं। फिर देखिए ये आपस में बराबर भी होते हैं। क्यों दोस्तों बराबर होते हैं, देखिए ये आपके विकर्ण हैं, ये आपका तो कोई आयत है, आपसे बोले कि आप इस बिंदु से यहाँ तक चले जाइए या फिर इस बिंदु से यहाँ तक चले जाइए, तो ये आपके बराबर ही होंगे। सपोज दैट दोस्तों आपको कोई भी ऐसा कमरा जो थोड़ा आयताकार टाइप का, मतलब कि वर्गाकार घन टाइप का ना हो, घनाभ टाइप का हो, तो आप दोस्तों एक कोने से दूसरे कोने में, फिर उसके अपोजिट वाले कोने में दोस्तों जाइएगा तो वहाँ पर आपको बराबर डिस्टेंस ही मिलेगी। तो वही दोस्तों यहाँ पर बताया गया है। तो ये हो गया दोस्तों यहाँ पर आपका आयत। तो आयत में इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, आमने सामने की ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये आपके विकर्ण आपस में बराबर, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। तो ये होता है आयत की स्पेसिफिकेशन। आगे यहाँ पर जो विषम कोण समचतुर्भुज है या फिर इसको हम लोग समचतुर्भुज भी बोलते हैं, तो ये क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति जिसमें चारों भुजाएं बराबर लेकिन एक भी कोण समकोण ना हो। अब देखिए आयत में जो आपका समांतर चतुर्भुज था उसमें क्या था, कोण तो आपका समकोण नहीं थे, लेकिन आपकी सिर्फ ये भुजा इसके बराबर थी और ये वाली इसके बराबर थी। लेकिन जो आपका समचतुर्भुज होगा उसमें क्या होगा कि ये भुजाएं आपकी सभी बराबर होंगी। इसमें क्या था, बराबर नहीं थी। ये इसमें क्या होगा, इसमें सभी भुजाएं आपकी बराबर होंगी। यदि इसको हम ए मानेंगे तो इसको भी ए, इसको भी ए, इसको भी ए। अब देखिए यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि इसके यहाँ पर दो विकर्ण भी हैं, एक है आपका यहाँ पर AC, एक है BD। तो इसके दो विकर्ण हैं, तो इनको आपको याद रखना। दो विकर्ण जो होते हैं, विकर्ण क्या होते हैं, एक दोस्तों सम्मुख बिंदु से दूसरे सम्मुख बिंदु को मिलाने पर जो आपका बनता है वो आपका विकर्ण होता है। तो इतनी चीज़ दोस्तों आपको सब क्लियर हो गई होगी। जो आपका यहाँ पर किससे पैरेललोग्राम ये हो गया आपका। फिर आयत दोस्तों जो था आपका रेक्टेंगल लिख देता हूँ, उसका जो यहाँ पर आपका रोम्बस था RH लिख देता हूँ। ये तीन चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर की, वर्ग की। तो देखिए जिस तरह आपका समचतुर्भुज होता है, तो समचतुर्भुज में सिर्फ आपके कोण 90 नहीं होते हैं, लेकिन यदि आपका वर्ग होगा तो वर्ग में कोण 90 होंगे और सभी भुजाएं आपकी बराबर होंगी। तो वही दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कि उस समचतुर्भुज को, उस चतुर्भुज को जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक को 90 डिग्री हो वर्ग कहते हैं। दूसरे शब्दों में, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे वर्ग कहते हैं। प्रत्येक कोण आपका 90 डिग्री होगा, सभी भुजाएं भी बराबर होंगी। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है, ये भुजा आपकी ए है तो ये भी आपकी ए होगी, ये भी आपकी ए होगी, ये भी आपकी होगी ए होगी। उसके बाद ये आपके विकर्ण है। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि AC तथा BD विकर्ण ये आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं। AC जो होगा वह BD के भी बराबर होगा। अब दोस्तों देखिए यदि आपका वर्ग है तो ये यहाँ से इसको समद्विभाजित भी करता है। यदि ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा। सिर्फ ये वर्ग की कंडीशन में होता है, आयत की कंडीशन में नहीं होता, ये आपको याद रखना है। तो ये दोस्तों कुछ चीज़ें थी जो आपको वर्ग, आयत, पैरेललोग्राम और यहाँ पर आपका समचतुर्भुज के बारे में बताया गया। अब लास्ट यहाँ पर एक और चतुर्भुज है, वह है दोस्तों यहाँ पर आपका समलंब चतुर्भुज। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी लोग इसमें कन्फ्यूज रहते हैं। चलिए इसको भी देखते हैं और इसके लास्ट में फार्मूले भी देखेंगे हम लोग, यदि टाइम बचेगा तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति जिसकी केवल दो भुजाएं समांतर हो उसे समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। आपका यहाँ पर समांतर चतुर्भुज में क्या था, सभी ये आमने सामने वाली भुजाएं समांतर थी। आयत में क्या था, सभी भुजाएं बराबर थी, 90 डिग्री थी। समचतुर्भुज में आपकी सभी भुजाएं बराबर, आयत में दोस्तों आपकी आमने सामने की भुजाएं बराबर थी। समचतुर्भुज में आपका क्या था, सभी भुजाएं बराबर थी, कोण आपका 90 नहीं था। वर्ग में क्या था, कोण आपके सारे 90 थे, सभी भुजाएं भी बराबर थी। अब इसमें क्या होता है, सिर्फ आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। लंबाई से कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ यहाँ पर आपका समांतर होनी चाहिए। एक इतनी है तो दूसरी हम इतनी भी खींच सकते हैं, बशर्ते बस दोस्तों समांतर हो, आपस में कभी मिले ना, बस इतना आपको याद रखना है। तो ये होता है समलंब। आगे यहाँ पर लिखा गया है कि ABCD, ये A,
ये बी, ये सी डी आपका समांतर चतुर्भुज है। इसमें ए डी बी सी के समांतर है, जो ये बी सी है ये ए डी के समांतर है, लेकिन ए बी सी डी के समांतर नहीं, ये आप देख पा रहे हैं ये समांतर नहीं है। उसके बाद यहाँ पर ए बी सी डी आड़ी भुजाएं, जो आपकी तिरछी भुजाएं दी हुई हैं, ये आपकी यहाँ पर चतुर्भुज, ये आपका समलंब चतुर्भुज का ही पार्ट होता है। आगे यहाँ पर ए से क्या किया गया और डी से क्या किया, यहाँ पर एक लंब डाला गया। ए और डी से यहाँ पर लंब डाला गया, तो दोस्तों यहाँ पर क्या बन गया, एक ये आयत का भी आकार ले लेता। आयत होगा, वर्ग भी बन सकता है आपका, जिस तरह की आपकी आकृति होगी। तो यहाँ पर एक लंब डाल दिया। इसी लंब को दोस्तों हम लोग यहाँ पर ऊंचाई के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इसी को दोस्तों जब हम लोग फार्मूले में लगाएंगे तो ए ई और डी एफ इसकी ऊंचाई हो जाती है। तो जब फार्मूला निकालेंगे तो इसको बताएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और निकल के आती है, यदि आपको दोस्तों सॉरी गाइस, यदि आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, दो तरीके हैं। एक तो इसका जो समलंब का होता है वो वाला लगा के, दूसरा आप पहले इस आयत का निकाल लीजिए, फिर इस रेक्टेंगल का निकाल लीजिए, इस रेक्टेंगल का निकाल लीजिए, उसके बाद जोड़ दीजिए, तो आपका क्षेत्रफल भी आ जाएगा। तो ये तो दोस्तों हो गए आपके, पहले क्या बताया मैंने आपको, ट्रायंगल बताया, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर जो चतुर्भुज था उसको बताया, जो आपका कोऑर्डिनेट होता है उसको बताया। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। गाइस मुझे लगता है कि ये वीडियो यहीं पर एंड करना पड़ेगा, क्योंकि अब आगे दोस्तों कि जो आपका वीडियो लगभग 31 मिनट तक का हो चुका है और आपके पास अभी काफ़ी चीज़ें हैं। पहला दोस्तों यहाँ पर आपका पॉलीगन है, फिर देखिए उसके बाद यहाँ पर आपको पॉलीगन के बाद सर्कल भी क्लियर कराना है। सर्कल के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके जो यहाँ पर फार्मूले हैं कैसे आए हैं, हाउ, जो आपको यहाँ पर हाउ शब्द निकल के आ रहा है कैसे, इसको आपको क्लियर कराना है। इसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो मिलेगा। जब आपके फार्मूले क्लियर हो जाएंगे, आपके फिगर्स के माध्यम से आपके जब फार्मूले क्लियर होंगे, तो आप जो क्वेश्चन करेंगे उनको आप आसानी से कर सकते हैं। तो आपको दोस्तों कम से कम 3 से 4 पार्ट में ये आपका चैप्टर खत्म होगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन वाला जो वीडियो होगा जिसमें आपको सारे क्वेश्चन बताऊंगा, उनको एक में कर दूंगा और इसके आपके 2 पार्ट हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। सॉरी दोस्तों जो आपको पूरा नहीं करा पाया। तो चलिए दोस्तों, 31-32 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। यदि आपने वीडियो पूरा लास्ट तक देखा है तो लाइक करके ही जाना, वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।